कल मेरी एक दोस्त का फोन आया। बोलती है कि दी 6 मंथ से मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अब मेरी जॉब लग गई है। क्योंकि मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा जब कंफर्म हो जाऊंगी तभी बताऊंगी आपको। अब मेरी सेविंग्स भी होने लगी है। बहुत मैंने बोला बहुत भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने टाइम की मेहनत के बाद आपको जो जॉब चाहिए थी वो आपको मिली है। फिर वो बोली कि दी लेकिन अब जब सेव कर लिया है 2-3 महीने से, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सेव करूँ, इन्वेस्ट करूँ, कहाँ करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सीए हो तो आपको कुछ ऑप्शंस पता होंगे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मैंने सोचा बिल्कुल सही इंसान के साथ कॉल किया है, बिल्कुल बताएंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय कॉमर्स लाइब्रेरी में। आज का टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ही है, क्योंकि जैसे मेरी दोस्त ने बोला वैसे ही कई लोगों की ये दिक्कत आती है कि कमाने तो लग गए हैं, लेकिन अब सेव भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट करना। पहले के ज़माने में बड़ा इजी था, एफडी बना ली, घर में सेव कर लिया। लेकिन आज की डेट में ऑप्शंस इतने सारे हैं, इतने वाइड है, हर जिसको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा चाहिए कि भाई महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सेविंग्स है वो सही से इन्वेस्ट हो जाए, सही टाइम पे जब हम उसको लेना चाहें तो हमें वो मिल भी सके, ताकि इन्वेस्ट किया हुआ काम तो आ सके। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पढ़ने से पहले इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बेसिक सा नियम रूल जो बोलते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या? इसके 2 सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक तो है रिस्क और दूसरा है रिटर्न। रिस्क और रिटर्न का इन्वेस्टमेंट के साथ जो रिलेशन है वो एकदम डायरेक्ट है। जैसे किसी से जब इश्क होता है तो हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए, किसी तीसरे को बीच में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। वैसे ही डायरेक्ट रिलेशन जितना ज़्यादा मेंटेन होता है तो उतना ही बढ़िया होता है। तो वैसे ही रिस्क और रिटर्न का है कि भाई जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। लेकिन रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, तो रिस्क किस चीज़ का? लॉस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि उस इन्वेस्टमेंट में मेरी सेविंग कहीं पूरी तो नहीं चली जाएगी, कि भाई रिटर्न पाने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रिंसिपल भी उड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नाम ही ऐसा है कि जो आपको रिटर्न दे। तो सबसे पहले रिस्क और रिटर्न के बारे में आप सोच लीजिए। ये सोचने के बाद आप अपने आप को खुद को एनालाइज करिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ठीक है। आप कौन सी श्रेणी में फॉल करते हैं। मैं आपको बता दूं, 3 तरह के श्रेणी के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर जिसको बोले, ठीक है। एक एकदम इसका ऑपोजिट सेफ इन्वेस्टर, ठीक है। और एक इन दोनों के बीच का हम नाम दे देते मिड रिस्क इन्वेस्टर, ठीक है। ये हमने अपने समझने के लिए दिया है नाम से। रिस्की इन्वेस्टर, भाई इसको फर्क नहीं पड़ता, सेविंग करी है ठीक है, फिर सेव कर लेंगे, तो उस हिसाब से भाई मेरे को तो भाई ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो वो इस श्रेणी में आते हैं। एक होते बिल्कुल सेफ, भाई इतनी मेहनत से सेव किया है, बहुत बोलते ना कि मेरा खर्चा हर महीने का 20,000 है, तो मैंने भाई पेट काट के सेव किया है ना। तो मैं तो नहीं चाहता कि मैंने जो सेव किया है वो उड़ जाए एक ही बार में, तो मैं तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ। तो ये नेचर है उसका, ठीक है। ये होता है सेफ इन्वेस्टर, मतलब चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो मूल तो आए, रिटर्न भले ही कम आए लेकिन मेरा पैसा नहीं डूबे, ठीक है। और एक होता है मिड वाला, इन दोनों के बीच का, ठीक है। कुछ पोर्शन मेरे को ज्यादा रिटर्न भी चाहिए, कुछ गारंटीड पोर्शन भी चाहिए, ठीक है। तो ये मिड रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप पहले ये एनालाइज करिए कि आप कौन सी श्रेणी के इन्वेस्टर हैं,
क्योंकि इसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस समझ पाएंगे। आप पहले खुद को एनालाइज करिए, मेडिटेट करिए सुबह सुबह और ये जानिए कि आपका नेचर कौन सी श्रेणी में फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन तीनों श्रेणी के अनुसार क्या होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आज की डेट में जैसे मैंने बोला बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। नंबर 1 पे है अपना स्टॉक या शेयर्स बोल दीजिए, हम कहने का मतलब है इक्विटी शेयर्स। बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव आजकल की दिन में मैं बोलूँ कि हो गया है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 साल में रिटेल इन्वेस्टर का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, उससे तो यही साबित है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना इसमें रुझान ले रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है और इसमें हमको रिटर्न्स कितना मिलता है। मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है ये। ल्यूक्रेटिव का मतलब बहुत ही ज्यादा आपको आकर्षित करने वाला शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जितना ज्यादा आकर्षित है यानी रिस्की भी ज्यादा है। इसलिए जैसे सेबी बोलता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट को जब आप अच्छे से रीड कर पाए, कंपनी को आप अच्छे से एनालाइज कर पाए, उसकी रिटर्न को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए, तभी आप इस ऑप्शन पे जाइए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। ये ट्रेडिंग जो बोलते हैं इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग, इट्स कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड। आप इसमें पूरी तरह से नॉलेज गेन करिए और फिर ही इन्वेस्ट करिए। और हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं गलतियां करके ही सीखना चाहता हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से ही, कि पैसा डूब जाए तो कोई बात नहीं, मैं ट्रायल एंड एरर करके सीखूंगा, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारा जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, म्यूचुअल फंड्स। आप पहले के एड्स, अब तो खैर मॉडिफाई हो गया एड्स, आप पहले के एड्स अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स के जब भी टीवी पे एड्स आते थे ना, तो जस्ट म्यूचुअल फंड्स के एड्स के बाद ना एक बंदा के आवाज, किसी की आवाज आती थी और वो बोलता था बहुत जल्दी, इतना जल्दी बोलता था कि कुछ समझ में नहीं आता था। बेसिकली इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। वो इतना फास्ट होता था। अब जाके आप म्यूचुअल फंड्स के एड्स देखिए तो वो एकदम आराम से बोलता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो अब समझ में आता है म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होता है। ये एक इनडायरेक्ट रूट है कि आप स्टॉक और इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहो। क्या होता है म्यूचुअल फंड? बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो मतलब कि है ना रिटेल इन्वेस्टर से छोटी अमाउंट में पैसा पूल करती है, इकट्ठा करवाती है। कि जैसे बड़े स्टॉक या शेयर्स होते हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है स्टॉक शेयर्स में, लेकिन हम चाहते भी हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको पूरी नॉलेज हो उसके बाद ही आप शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं, हमें टाइम लगेगा। अब वो टाइम तो हम वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, बाकायदा ये प्रोफेशनल्स हायर करती है जिनको उस सेक्टर, उस एरिया के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जिन्होंने उस सेक्टर की ही पढ़ाई करी है। जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल कैरियर्स इससे रिलेटेड है, हम नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड सारे करियर ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो उन प्रोफेशनल्स को हायर करती है, बिठाती है, बाकायदा वो सिर्फ इस काम को एनालाइज करने के लिए बैठी होती है कि कौन से शेयर्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन से रिस्की है, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लगवाना है। तो ये कंपनी क्या करती है, रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि पर मंथ 500 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 1000 की, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कलेक्ट करती है अमाउंट और इनडायरेक्टली इन शेयर्स या इन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक वन टाइम होता है और एक एसआईपी के थ्रू होता है।
वन टाइम मतलब एक मुश्त में आपने अमाउंट दे दिया, ठीक है, और एक मुश्त में अमाउंट देने के बाद आपने ईयर सेलेक्ट कर लिया कि आपको 1 ईयर के पीरियड में आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, 3 ईयर के पीरियड में कर रहे हैं और 5 ईयर्स के पीरियड में कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली वन टाइम आपने पेमेंट किया और फिर आपको जो भी रिटर्न उसने दिया है वो आपको देगा। देन एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब जैसे हमारी लोन की हर महीने की किस्त जाती है वैसे ही हम हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे 500 करिए 1000 है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। हम जैसे आम जनों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें को नॉलेज नहीं है, तो हमें इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स का रूट ले सकते हैं, ठीक है। आप म्यूचुअल, अब ये सिलेक्ट करने के लिए भी कौन से म्यूचुअल फंड में करें, इसके भी 2 ऑप्शन है। आप डायरेक्टली खुद कर सकते हैं, खुद एनालाइज करिए, और या फिर आप ब्रोकर के थ्रू भी करवा सकते हैं जो कि आपको ये सर्विस देते हैं बाकायदा, और कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है वो, उसके हिसाब से वो जो सजेस्ट करेगा आपके मैंने क्या बताया, पहले एनालाइज करता है वो कि भाई आप पहले एनालाइज कर लीजिए आप किस तरह के इन्वेस्टर है, तो वो ब्रोकर क्या करेगा, बैठ के आपको एनालाइज करेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं, आपका रुझान किस में है, आपकी नेचर कैसी है, ठीक है। तो वो उस अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस बताएगा, ठीक है। ये हो गया म्यूचुअल फंड्स की बात। तीसरे कैटेगरी में आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कह लीजिए, डिबेंचर्स कह लीजिए, मतलब ये जो कंपनी होती है ना लार्ज कैप, जैसे आप रिलायंस की कंपनी है, भाई अडानी की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, 2 तरह की ऑप्शंस होते हैं उनके पास। एक तो होती है उनकी खुद की कैपिटल जिसको हम इक्विटी शेयर्स के नाम से जानते हैं, दूसरी होती है डिबेंचर्स, मतलब वो उधारी पे लेती है। इनके भी कॉर्पोरेट, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, ये अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं, क्या बोलते हैं, हम आपसे उधार ले रहे हैं जिसमें हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम पे 7 इयर्स के लिए आपसे पैसा लेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मतलब हमसे वो पैसा ले रहे हैं 9.5% पर एनम की रेट पे हमको पूरे साल में रिटर्न देंगे और 7 साल के लिए हो, तो इसमें एश्योर्ड इनकम हो गई है कि भाई 9.5% की रेट पे हमको अमाउंट मिल गया है, 7 साल की रेट ईयर पे मिल गया है, तो इट्स अ वेरी गुड एश्योर्ड इनकम। लेकिन ये तब मतलब कि डिफीट हो जाती है जब मतलब कि मार्केट में आपकी इक्विटी शेयर्स की रिटर्न बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको फिर ये सस्ती लगेगी कि यार ये तो सिर्फ 9.5% है, जब मैं मार्केट में अच्छा कमा सकता हूँ तो फिर मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूँ। लेकिन ये एश्योर्ड है और ये रिस्की है, ये नॉलेज बेस्ड है, ये विदाउट नॉलेज बेस्ड मैं नहीं बोलूंगी, इसमें भी कुछ एनालाइज लगता है, बॉन्ड यील्ड्स वगैरह सब निकालने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये भी एनालाइज करने पड़ते हैं, बट फिर भी दीज आर मच लेस रिस्कियर देन दी अदर 2 ऑप्शंस, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है तो इसमें भी वो रिस्क रहता है, बट थोड़ा मिनिमम रहता है, दिस इज द हाईएस्ट रिस्क, ठीक है। देन 4th ऑप्शन में बोलूंगी जो हम सब वाकिफ है, रियल एस्टेट। इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही आकर्षित रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हमने बहुत पुरखों के उसमें भी देखा है कि भाई आपके पास अगर ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा नहीं होता, अगर आपके पास बड़ा अच्छा खासा अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है, ज़मीन खरीद के उस पर कुछ फॉर द रेंटल पर्पस कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको भाई लैंड की एप्रिसिएशन वैल्यू पे भी आपको इनकम जनरेट होती है, क्योंकि जैसे टाइम जाती है लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है, कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन पे भी आपको रिटर्न मिलता है। प्लस अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करके कुछ बनाते हैं फॉर रेंटल पर्पज, मे बी इट्स कॉर्पोरेट हाउस और इट मे बी रेसिडेंशियल यूनिट्स, तो उस केस में आपको रेंटल इनकम आती है फिक्स, ठीक है। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो क्या, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। आपके पास 10 लाख 15 20 लाख 25 लाख वट एवर इट इज,
इतनी अमाउंट तो होनी चाहिए ताकि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इतना एक मुश्त पैसा नहीं है और फिर भी आपको रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर क्या, एक ऑप्शन इसमें भी है, हम इसको REIT के नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ये। इसमें आप जैसे कि म्यूचुअल फंड में सिप में इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे आप REIT ट्रस्ट आप गूगल पे सर्च करिएगा, इसमें आप सिप की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक तरह से AMC कंपनी ही होती है। ये क्या करती है, आपसे छोटा वाला अमाउंट जो भी 500,000 जो भी हम रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें डाल रहे हैं, ये इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट्स में। क्या करती है, आपसे पैसा इकट्ठा करके ये उस पर लैंड खरीदती है, उसको रेंटल इनकम या ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है जिसमें रेंटल इनकम आ रही है, और वो जो रिटर्न्स आ रही होती है वो फिर हम में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एक इन्वेस्टमेंट का। दैट डिपेंड्स कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है हमारा वेरी सेफ ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आपका PPF हो गया, FD हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, SSY हो गया अगर आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है वो हो गया, या पोस्ट ऑफिस की MIS हो गई। ठीक है, दीज आर द ऑप्शन, दीज आर द सेफेस्ट ऑप्शन। जो सेफ वाले इन्वेस्टर थे ना, बीच वाले, उनके लिए दीज आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, PPF, FD, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, SSY, पोस्ट ऑफिस, MIS, इनमें सब में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, आराम से पैसा डाल के मस्त सो जाने का। ठीक है, इनमें ही वो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमको सबको पता ही है, इसमें एज इट इज कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। या आपकी बैंक, आपकी जहाँ पे बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, आप वहाँ पूछिए, फॉर्म भरिए, पैसा जमा करवाइए और आराम से रिटर्न पाइए। ठीक है, सिक्स्थ ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, या फिर प्रीशियस मेटल्स बोल दीजिए। गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि हमारे पुराने पूर्वज इतना गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स खरीद के रखते थे, तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आपको आप लॉकर में भी आप गोल्ड, सिल्वर या खरीद के आप रखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें वैल्यू बढ़ती है। अगर आप सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स खरीद के आप रख रहे हैं, दैट मीन्स आप सिर्फ सेव कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ेगी। आप उसको कुछ सालों बाद जब बेचेंगे तो वैल्यू एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन में होगी, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आई वुड से गोल्ड के केस में अभी एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके कुछ साल पहले RBI ने चालू किया है। ठीक है, ये आपको 2.5% की रेट पे आपको रिटर्न देते हैं, एंड देन 8 इयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। 8 इयर्स का, 8 इयर्स बाद में आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, 8 इयर्स बाद में जब जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी वो गोल्ड की वैल्यू आपको मिलेगी। तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो हुआ, वो नॉर्मल आप गोल्ड रखते वो भी मिलता तब भी होता, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2.5% का मिल रहा है वो एक एक्स्ट्रा पोर्शन है कि भाई आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि भाई हम इसके तरीके बताइए कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें लाइव करके दिखाइए कि भाई कैसे इसका पूरा ऑप्शंस हो सकता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बोलना नहीं भूलना चाहिए वैसे मुझे, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।